नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से ये आज 5वां क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते अपने क्वेश्चन पर और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। तो अम्लीय वर्षा के लिए दो गैस उत्तरदायी है। कौन कौन सी? एक NO2 और एक SO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा के लिए ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। NO2 से कौन सा अम्ल बनता है? तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। और SO2 से कौन सा अम्ल बनता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हो जाएगा अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन। क्या कहते हैं? एसिड रेन। और ये अम्लीय वर्षा जो होती हैं ये इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग। और भारत में ताजमहल जो है उसका रंग जो है हल्का पीला पड़ने लगा है। वो किस कारण से? तो वो भी एसिड रेन के कारण से हो रहा है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूछा है। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका जो नाम पहले था वो हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसे रामगंगा नाम से जानते हैं। क्या? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा कहाँ पे है? तो रामगंगा जो है ये उत्तराखंड में नैनीताल के अंदर स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में नैनीताल के अंदर। और वाल्मीकि बात करते हैं तो वाल्मीकि जो है ये बिहार में है। दाचिंगम ये जम्मू कश्मीर में है। इसे हंगूल, क्या? हंगूल के लिए ये प्रसिद्ध है। ये दाचिंगम जो है ये जम्मू कश्मीर में हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दुधवा की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और बाघों और बारहसिंघा के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों और बारहसिंघा के लिए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही पूछा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ऑप्शन नंबर ई यही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। यहाँ पे असत्य पूछा है, तो इसमें से कोई तो एक है जो कि गलत है, और कौन सा गलत है वही हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है, ये तो सही है। प्लस बारहसिंघा उत्तर प्रदेश के साथ साथ और मध्य प्रदेश का भी, ये MP का भी जो है राज्य पशु है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये भी सही है। 75 जिले हैं। और यदि पूछे कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे असत्य ही पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी नहीं है। तो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री, क्या पहली महिला मुख्यमंत्री पूछता, तब हो जाता सुचेता कृपलानी। यहाँ एक वर्ड की कमी की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ये पहले मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन ये पहली महिला मुख्यमंत्री जरूर है, सुचेता कृपलानी। और यदि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है थोड़ा हम देखते हैं कि यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? क्या? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यदि पूछे तो 24 जनवरी। क्या होता है? 24 जनवरी। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष यदि तो अशोक हो गया, और पक्षी तो सारस क्रेन हो गया, फूल पलाश हो गया, फल आम हो गया। ये सब जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बारे में कौन सा कथन
सत्य है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम भारत के बारे में देख रहे हैं। तो भारत का विरासत पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टोपस है, भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है। यहाँ पे सत्य पूछा है, मतलब इसमें से कोई एक सत्य है और कौन सा है वो वही बताना है। तो भारत का विरासत पशु बाघ है। ये विरासत पशु नहीं है, ये राजकीय पशु है। बाघ क्या है? बाघ राजकीय पशु है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टोपस है। भारत यहाँ पे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन है और भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है। तो ये उल्टा लिखा है, ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन है, इसलिए ये दोनों को दोनों गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ये विरासत पशु बाघ नहीं है, ये राजकीय पशु है। तो विरासत पशु क्या है? विरासत पशु जो है वो हाथी है। क्या है? हाथी। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि सत्य कथन को बताइए। तो ये तीनों तो गलत हो गए हमारे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। क्या है? मोर है। लेकिन मोर का ही वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोपस है। क्या है? पाओ क्रिस्टोपस। इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टोपस है। और यहाँ पे यदि क्वेश्चन बने कि जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है अपना, ये जो है इसको कब अपनाया गया था? तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। और जनगण मन और वंदे मातरम मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को कब अपनाया गया? तो इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? क्या वन और वन्य जीव को किसमें? समवर्ती सूची में। तो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे पूछा है कि वन और वन्य जीव को, तो 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा वन और वन्य जीव को, क्या वन और वन्य जीव को राज्य सूची से, कहाँ से? राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कब का है? 1976 का। और इसमें मुख्य रूप से 5 विषय थे। कितने थे? 5। कौन कौन से? एक शिक्षा हो गया, वन हो गया, नाप तौल हो गया, न्याय प्रशासन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। कितने हो गए? 5। इन 5 को जो है ये समवर्ती सूची में रखा गया। किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में। और 73वां संविधान संशोधन, इसका जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां तो ये नगर पालिका से संबंधित है। और 97वां ये सहकारी समिति से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार, किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार कहाँ पर सर्वाधिक हैं? तो प्रतिशत के अनुसार पूछा है। और वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यदि क्वेश्चन बने कि वन रिपोर्ट कौन जारी करता है तो हो जाएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1987 से। कब से? 1987 से। और कितने वर्ष में एक बार आते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार आती है। कितने बार? 2 वर्ष में एक बार में। और क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पे कौन है? तो ये अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये क्या है? ये टॉप पे है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। और वृद्धि के अनुसार, तो वृद्धि के अनुसार कर्नाटक हो जाएगा। और प्रतिशत के अनुसार मिजोरम है। तो यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिजोरम। और उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 6.15% है, 14,806 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे भारत में यदि पूछे तो पूरे भारत में जो है वो 24.56%, कितना? 24.56% क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष हैं। और एरिया के हिसाब से यदि इसको देखें
24.56 को यदि एरिया के हिसाब से देखें तो 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितने पर होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 33% पर। कितने पर? 33% पर होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्रों में यदि बात कर लें, मैदानी क्षेत्र के अंदर कितने पर होनी चाहिए? तो मैदानी क्षेत्र के अंदर 20 से 25, कितने? 20 से 25% पर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? किससे? पर्यावरण संरक्षण से। तो अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243K। तो पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण प्लस वनों का संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 48A से इसका संबंध है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A से। और अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायत का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 है। और राज्य वित्तीय आयोग तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243I। और राज्य निर्वाचन आयोग तो ये 243K। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243K। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A। ये वनों और पर्यावरण व वनों का संरक्षण से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? क्या? कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो 21 यहाँ पे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 जून। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। यहाँ पे इस जो है 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यदि क्वेश्चन बने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो भी हो जाएगा 21 जून। और सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो भी हो जाएगा 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो यहाँ पे अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और बराबर कब होता है तो 21 मार्च प्लस 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? हाइग्रोमीटर दाब, भूकंप तीव्रता, रक्तदाब, आर्द्रता। तो दाब जो मापने के लिए मुख्य रूप से मैग्नोमीटर और प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नोमीटर और प्रेशर गेज का। और यदि यहीं पे वायुमंडलीय दाब की बात करें, क्या? वायुमंडलीय दाब के लिए तो मैनोमीटर और प्रेशर गेज। और यदि वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। और भूकंप तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। रक्तदाब के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर का। और वायुमंडल में नमी या आर्द्रता मापने के लिए क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्या? वायुमंडल में नमी या आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह हवा में जलवाष्प की मात्रा को मापता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर पूछा है तो ये हो जाएगा आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्या? बंगाल का शोक। बिहार की शोक यदि पूछें तो बिहार का शोक जो है किसे कहा जाता है तो ये हो जाएगा कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक पूछा है यहाँ पे तो बंगाल का शोक हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। और भारत का काला प्रदेश भी दामोदर नदी को कहा जाता है। क्या? भारत का काला प्रदेश। और ये मुझे यदि सरयू नदी कहाँ पे स्थित है तो ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि अयोध्या के किनारे बहती है। कहाँ बहती है? अयोध्या के किनारे। और गोमती नदी, तो ये गोमती नदी के तट पर बसने वाले प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? यदि क्वेश्चन बने कि गोमती नदी के तट पर बसने वाले प्रमुख शहर कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, प्लस जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, इन सभी शहरों जो हैं ये गोमती नदी के तट पर बसने वाले शहर हैं। कौन कौन से? लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब जो है गोमती नदी के किनारे बसने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि असत्य को पहचानिए। क्या? असत्य को। अक्सर हम पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान नहीं देते हैं, सत्य को असत्य लगा के आ जाते हैं, असत्य को सत्य लगा के आ जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती ना करें।
इसने पूछा है असत्य को पहचानिए, तो मतलब इसमें से 3 तो सही है, एक गलत है, उसमें से कौन सा एक गलत है वही हमको ढूंढना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार की। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है। तो इसमें से कौन सा गलत है यही हमको ढूंढना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया, तो कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज ये हो गया, तो यही हमारा गलत है, तो हमको असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया। तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार की, ये तो सही है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है। और राष्ट्रीय ध्वज के मध्य नीले रंग का अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ? तो हो जाएगा 24। और इनका अर्थ क्या है? तो तीलियों, इनका अर्थ है कि रुकना नहीं। क्या? रुकना नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2010 को किसे भारत का विरासत पशु घोषित किया गया? क्या? भारत का विरासत पशु। गंगेटक डॉल्फिन, हाथी, बाघ, गाय। तो यहाँ पे विरासत पशु की बात करते हैं। तो विरासत पशु क्या है? विरासत पशु है अपना हाथी। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो यहाँ पे पूछा है कि विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को किसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? तो हाथी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर गंगेटिक डॉल्फिन तो ये जलीय जीव है, बाघ ये तो राष्ट्रीय पशु है, आप सभी को पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि असत्य को पहचानिए। क्या? असत्य को पहचानिए। अनुच्छेद 343 में राजभाषा उल्लेख है। मूल संविधान में 8 राजभाषा हैं। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को 9वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ये कोड के हिसाब से इसमें से बताना है कि असत्य को पहचानिए, मतलब से इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है। एक केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य है, कि 2, 3, 4 असत्य हैं, कि सभी के सभी असत्य हैं, इसमें यही बताना है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 343 में राजभाषा उल्लेख है, ये तो सही है। तो मूल संविधान में 8 राजभाषा हैं। 8 राजभाषा नहीं है, मूल संविधान में कुल 14 राजभाषा है। कितनी है? 14 राजभाषा है। और 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा तो गया, सिंधी को जोड़ा तो गया, लेकिन 9वीं भाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 15वीं भाषा में जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया नहीं। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। रिपीट करते हैं, कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। और ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको कब जोड़ा गया? तो ये 71वां संविधान संशोधन था। कब? 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें से यही हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है, ये तो सही है, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। असत्य को पूछा था, तो 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 2, 3 और 4 ये असत्य हैं, असत्य ही पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्या? प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। क्या? 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन, ये पहला पर्यावरण सम्मेलन था। और इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को एक संस्था का निर्माण हुआ। क्या था वो? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। इसका मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो ये नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। कहाँ? नैरोबी केन्या के अंदर। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में पहली बार अपनाया गया। पहली बार कब अपनाया गया? तो 1974 में पहली बार अपनाया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की। किसने की?
अमेरिका ने की। यदि पूछे कि 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की, तो 2021 में इसकी अध्यक्षता जो है वो पाकिस्तान ने की थी। और भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता 2018 में की थी। कब की थी, 2018 में। और यहाँ पे यदि पूछे 1972 में, क्या 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 में जो कि पहला पर्यावरण सम्मेलन था, इसके ठीक 20 वर्ष बाद, कितने बाद, ठीक 20 वर्ष बाद एक सम्मेलन हुआ। कौन सा, 1992 में हुआ। ये कौन सा सम्मेलन था, वो था रियो सम्मेलन। कौन था, रियो सम्मेलन, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। 1992 के बाद फिर कहाँ सम्मेलन हुआ, तो 1992 के बाद 2002 में, कब हुआ, 2002 में। और कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। तो 1992 के बाद जो है वो सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कब हुआ, 2002 में। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ कहाँ था, कहाँ पे है ये, तो ये जो है साउथ अफ्रीका में है। इसका आंसर है, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन पूछा है तो स्टॉकहोम हो जाएगा। स्टॉकहोम के बाद कौन सा हुआ था, तो ये रियो सम्मेलन हुआ। रियो सम्मेलन के बाद जोहान्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि असत्य को पहचानिए। क्या, असत्य को पहचानिए, मतलब कि इसमें से कोई एक है जो कि गलत है, वही हमको पहचानना है। सॉरी, यहाँ पे जो है असत्य को पूछा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में प्रारंभ हुआ। सलीम अली को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे असत्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि सत्य को पहचानिए, क्योंकि इसमें से केवल एक ही राइट है जो कि सही है। तो यहाँ पे हमें आंसर देना होगा तो सत्य को देना होगा। इन चारों के चारों में एक ही सही है, जो कि वही हमको बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में प्रारंभ की गई। सलीम अली को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को विश्व टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई 2010 को। और क्यों मनाया जाता है, तो 29 जुलाई 2010 को एक सम्मेलन होता है, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। क्या, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये रूस में हुआ था। और इसी सम्मेलन में कहा गया कि 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल कर देना है। क्या, 2022 तक बाघों की संख्या को डबल कर देना है। और यदि क्वेश्चन बने कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट हुआ। किसके प्रयास से स्टार्ट हुआ, तो कैलाश सांखला, क्या, कैलाश सांखला के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसीलिए कैलाश सांखला को, जो कि जौनपुर के हैं, कहाँ के हैं, जौनपुर के, इसीलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सत्य को पूछा है, तो सत्य जो है यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी। ये विश्व बाघ दिवस 12 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या, तो ये हाथी दिवस मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में प्रारंभ हुआ था। ये सलीम अली टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का सेशन होता है यहीं पे कंप्लीट। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।